ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आने वाला कल प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की तीसरी कड़ी, हर मोड़ पर टकराती एआई। श्रोताओं, पिछली कड़ी में आपने सुना था कि एआई क्या है और किस तरह हमारे सैन्य प्रयासों को एआई ने न केवल गति दी है बल्कि एक नई दिशा भी दी है। हमारे उन श्रोताओं के लिए जो किसी कारणवश पिछली कड़ी नहीं सुन पाए थे, प्रस्तुत हैं उसके कुछ अंश। टारगेट को पॉइंट करो। कैप्टन श्रीकांत, तुम्हारा सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल सटीक निकला। दुश्मन ने ठीक सेक्टर 5 से ही घुसने की कोशिश की। बहुत बढ़िया। थैंक्स मेजर राम सर। पर सर, मेरा तो बस सुझाव था, काम तो सारा मेजर सरन की टीम का था ना। हाँ, अब लगता है युद्ध में जीत एआई ही तय करेगी। जॉली गुड। सर, सूबेदार जाधव जी ठीक कह रहे हैं। अगर हम एआई का उपयोग कर रहे हैं तो दुश्मन भी कर रहा होगा। ब्रिगेडियर साहब, हमें एक बार फिर से पूरी योजना पर काम करना होगा। ठीक कहा कैप्टन श्रीकांत। मेजर राम, आप, कैप्टन श्रीकांत और सूबेदार जाधव और मेजर सरन एक बार फिर से पूरा प्लान चेक करो। मुझे सुबह 5 बजे रिपोर्ट करो। तब तक वेट एंड वॉच। यस सर। सूबेदार राघव, आप कॉफी या? अरे सर, आज कॉफी ही ठीक है। बाकी दुश्मनों का पूरा मंसूबा खत्म करने के बाद। मेजर राम, मुझे लगता है ब्रिगेडियर साहब चाहते हैं कि हम दोबारा सभी लूप होल्स चेक कर लें। वैसे हमारा एआई आधारित सुरक्षा नेटवर्क कोई चूक नहीं छोड़ता। सर, पहली बात, मुझे एआई क्या है ये समझ नहीं आया, और दूसरा, जब दुश्मनों के आने का रास्ता पता है तो सोचना क्या, चलकर उन्हें मजा चखाते हैं। ये लीजिए कॉफी। थैंक यू। वैसे मेजर सरन, हमारे पास अभी 15 घंटे हैं। क्या आप सूबेदार राघव की उलझन दूर कर सकते हैं कि ये एआई क्या है? अरे टाइम कम है। वैसे समझना तो मैं भी चाहूंगा, पर कल की घुसपैठ रोकने के बाद। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे सूबेदार राघव, मैं आपको इतना बता देता हूं कि पिछले 20 साल का डाटा हमने जमा किया है और अपने 200 के करीब इंटेलिजेंस ऑफिसरों के दिए डाटा, उनके सोचने के तरीकों का एनालिसिस किया और फिर ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जिससे हर वो परिस्थिति और हालात देखने, सोचने की क्षमता हो जैसा हमारे सबसे तेज अधिकारी सोच सकते हैं। जी। बस अब ये सॉफ्टवेयर कहां से दुश्मन घुसपैठ की कोशिश करेगा, इसका ठीक ठाक आंकलन करके बता देता है और उसी के अनुसार हम दुश्मन के स्वागत की तैयारी करते हैं। अल्फा टू चार्ली। क्या किया हुआ? ये करीब 300-400 हैं और सभी तुम्हारे सेक्टर की ओर आ रहे हैं। सूबेदार राघव, तुम्हारी लोकेशन पर पहुंच रहे हैं। ऑल द बेस्ट। ओवर एंड आउट। कोई भी आतंकी सीमा पार ना कर पाए। हाँ, ऐसे ही सिपाही सुनील, आप 4 सिपाही ले जाओ और जाकर बाईं ओर से फायरिंग शुरू करो। यहां मैं देखता हूं। जाओ। जी जनाब। अरे श्रीकांत साहब को बम के चले लगे। डॉक्टर। नहीं, कोई अपनी जगह से नहीं हटेगा। मैं ठीक हूं। जब तक सूबेदार राघव अपनी टुकड़ी के साथ नहीं आ जाते, हमें इन्हें रोके रखना है। फायर। लेकिन साहब, 2 घंटे हो गए हैं। आपका खून भी काफी बह गया है। हमने काफी आतंकवादियों को घेर लिया है। आप बेस हॉस्पिटल चले जाओ सर। नहीं। सुरेंद्र सिंह, अभी सूबेदार राघव बस आने वाले हैं। तब तक दुश्मन के सामने से मैं नहीं हटूंगा। लगता है इस बार काफी हथियार लाए हैं वो लोग। मेजर सरन ने ठीक ही कहा था। कोई नहीं, हमारी तैयारी भी पूरी है।
तुम फायरिंग करते रहो फायरिंग। अरे साहब आपका काफी खून बह गया है साहब, इन्हें तो हम संभाल लेंगे, आपके कारण ही उस धमाके से हम बच गए। लेकिन आप चलो, आप काफी घायल है सर, चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा और कोई भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा। सूबेदार राघव बस आने वाले हैं। आने वाले नहीं, कैप्टन श्रीकांत मैं आ गया। जी सर। आप निश्चिंत रहो, एक भी आतंकवादी अब बचकर नहीं जाने वाला। जय हिंद। सब पोजीशन ले लो। जी जनाब। अच्छा भाई, अस्पताल की शांति में किसी को याद किया जा रहा है? अरे सर आप, जय हिंद सर। जय हिंद। अरे मेजर सरन भी आए हैं। जय हिंद सर। जय हिंद श्रीकांत, तुमने तो होश में आने में ही 5 दिन लगा दिए। अब कोई इतना भी सोता है क्या यार? सर आप भी। अरे मेजर सरन, हमारे श्रीकांत ने 3 गोलियां और 16 छर्रे झेले थे। खैर सुनाओ, अब कैसा लग रहा है? बढ़िया है मेजर राम। डॉक्टर कह रहे थे कि 3 हफ्ते में ज्वाइन कर सकूंगा मैं। अरे ज्वाइन तो तुम कर ही लोगे, पहले ठीक तो हो लो। जय हिंद साहब। अरे सूबेदार राघव, 0.5 की घुसपैठ रोकने वाले हीरो, आइए। अरे वाह, इतना बड़ा गुलदस्ता। जय हिंद साहब। हीरो तो हमारे कैप्टन श्रीकांत हैं साहब। इन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा, जीत के बाद ही बेहोश हुए। ये लीजिए साहब। धन्यवाद राघव जी, ये नर्स को दे दीजिए, वो लगा देंगी। हाँ तो सुनाइए राघव जी, आज आपने भी छुट्टी ले ली? नहीं साहब, दिल्ली काम से आया तो सोचा आपका यहाँ इलाज चल रहा है तो मिलता चलूं। काफी ठीक लग रहे हैं आप। हाँ, अब काफी ठीक हूँ। राघव जी, अब हमारी एआई के बारे में क्या कहना है? जी अरे ये बात तुमने अच्छी छेड़ी मेजर सरन। आज तो मैं भी एआई को समझना चाहूंगा। असल में घर में बिटिया कुछ डेटा एनालिस्ट करने की बात कर रही थी और बेटा कुछ ऑटोमेशन कह रहा था। मैंने उन्हें पता तो नहीं लगने दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, पर फिर भी अगली बार वो कुछ बोलें तो मैं भी तो कुछ कहूं। असल में एआई कोई नई चीज नहीं है। सच कहूं तो एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश जो खुद सोच सके और मानव के कार्यों में हाथ बटा सके, जो हमारी तरह समझदार हो और हमारी कई सारी टास्क आसानी से कर सके। अच्छा। और जैसा साइंस फिक्शन में दिखाया जाता है, और जैसे वो क्या कहते हैं, बायोनिक मैन, ह्यूमनॉइड एंड्रॉइड या बातें करता रोबोट। हाँ राम सर, कुछ ऐसा ही। पर आप काफी आगे चले गए। सरन सर, ये एआई पहले भी कई बार आकर जा चुकी है ना? हाँ, लेकिन तुम ठीक कह रहे हो श्रीकांत। पहले 3 बार तो एआई बड़े सपने लेकर आई। वैसे विज्ञान कथाओं में एआई कई रूपों में आई और उसे प्रभावित होकर कई रईसों ने एआई या उस समय कहें रोबोट आदि बनाने के लिए खूब पैसा भी देना शुरू कर दिया। पर जब बात नहीं बनी तो फंड भी रुक गए और कुछ काम भी धीमा हुआ। वैसे राघव जी, 1956 में अमेरिका के डॉर्टमाउथ कॉलेज में एआई रिसर्च पर पहली कार्यशाला हुई। हालांकि 1954 में ही चेकर्स खेल को सीखने के काम में कंप्यूटर को लगा दिया गया था। ठीक कहा श्रीकांत। वैसे 1955 में कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म गढ़ने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर 1956 में अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज में एआई रिसर्च पर पहली कार्यशाला का आयोजन किया। जी। मैंने सुना है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ही सबसे पहले काफी फंड देना शुरू किया था। मेजर राम साहब, ये चीटिंग है। आपने कहा था कि आपको कुछ नहीं पता तो मैं भी चुप था कि चलो मैं अकेला नहीं हूं, पर आप भी कुछ बताने लगे। ये चीटिंग है। अरे राघव, मुझे सच में कुछ नहीं पता। ये तो बच्चों से कुछ सुना था तो बोल दिया। अब चुप रहूंगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि कैसे तब कुछ रोबोट भी बने, कई किताबें भी आई, लेकिन एआई ने वो कमाल नहीं दिखाया जैसे विज्ञान कथाओं में बताया जाता था। फिर फंड रुके और एआई का काम कुछ ठंडा पड़ा, पर अंदर खाने काम चलता रहा। हाँ, 50 के दशक, फिर 70 के दशक और फिर 80 के दशक में भी एआई को लेकर काफी सफलताएं मिली। 1980 के दशक में एक्सपर्ट सिस्टम की व्यावसायिक सफलता ने फिर एक बार पूरे कार्यक्रम में जान फूकी और तभी जापान के 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर कार्यक्रम ने और उम्मीदें जगा दी। लेकिन 1987 के आते आते लिस्प मशीन का बाजार गिरा
और एआई फिर बेचारी बदनाम होकर एक लंबी नींद सो गई। और 90 के दशक का अंतिम दौर आया और 21वीं सदी का आरंभ हुआ और प्रचालन तंत्र, डाटा माइनिंग, चिकित्सा क्षेत्र में निदान और अन्य क्षेत्रों में तेजी से काम हुआ। 11 मई 1997 में जब तत्कालीन शतरंज के चैंपियन गैरी कास्परोव को डीप ब्लू नाम के एक कंप्यूटर ने हरा दिया तो पूरा जगत आश्चर्यचकित रह गया। हाँ, ये तो मुझे पता है। और बाद में वॉटसन नाम के कंप्यूटर प्रोग्राम ने जब 2011 में जेपर्डी नामक खेल में चैंपियनों को हराया, तब मानव को सबसे बड़ा धक्का लगा। क्योंकि यह खेल तो प्रश्नोत्तरी का था, जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी हार जाते थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा ज्ञानी थे उसे वॉटसन कंप्यूटर प्रोग्राम ने हरा दिया था। ठीक है साहब, ठीक है, मैं चलता हूं। मैं रैंक में छोटा हूं तो आप सब अफसर मिलकर मुझे नीचा दिखाने में तुले हैं। ठीक श्रीकांत साहब, आप जल्दी ठीक हो जाओ। जय हिंद। जय हिंद। अरे राघव जी, ये तो छोटी सी बात थी। पर मुझे तो नहीं पता था ना साहब। गांव में कभी कुट्टी डालना, कभी भैंस नहलाना, हमारे पास टाइम ही नहीं था ये सब जानने का। अब जानना चाह रहा हूं तो आप ही कॉम्प्लेक्स दे रहे हो। अरे अरे राघव, गांव का तो मैं भी हूं, लेकिन चलो अब मैं नहीं बोलूंगा। अब चलिए मेजर सरन, आप बताइए। साहब आप बताओ, लेकिन कुछ काम का हो तो बताओ। ये शतरंज में जीत गया, प्रश्नोत्तरी जीत गया, जापान ने कुछ कर दिया। अरे साहब, आप तो इतिहास ही बताने लगे। ये बताइए कि एआई काम कैसे करती या करता है, और सच में मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि है क्या। अरे आप तो इसका आज के जमाने में हर रोज उपयोग कर रहे हो और इसे अधिक सक्षम बनाने में और मदद भी कर रहे हो। बिल्कुल। मैं और एआई की मदद, वो कैसे? अच्छा देखो, आपके पास स्मार्टफोन है ना? हाँ सर, बेटे ने दिया है। तो राघव जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपने इसमें जूते या कपड़े ढूंढे हो या घर ही ढूंढा हो और फिर आप जिस साइट पर जाएं वहां वही उत्पाद दिखने लगे हो? अरे सर, कभी क्या, कल ही मैं बच्चे के कहने पर नए पर्दे के डिजाइन ढूंढ रहा था और आज अपने फोन पर न्यूज देखने गया तो उसमें भी पर्दों के विज्ञापन दिखा रहा है। तो राघव जी, आपके फोन ने कैसे समझा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं और आपकी पसंद क्या है? तो ये है एआई। हाँ, और क्या। तो आइए सुनते हैं इसके आगे की कहानी। उधर देखना पड़ेगा। साहब, आतंकवादी उस घर में छुपे हैं। सुबेदार राघव, क्या चल रहा है? श्रीकांत साहब, ये 3 या 4 आतंकवादी हैं। हाँ। सामने घर से रुक रुक कर फायर कर रहे हैं। पीछे की ओर मेजर राम भी हैं। आपका ही इंतजार था। अरे सुनो, घर में सिविलियंस भी हैं क्या? हाँ सर, शायद 4 या 5 घर वाले भी अंदर हैं। यही तो परेशानी है, अंधेरे में तीर भी तो नहीं चला सकते। जी। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। कैप्टन श्रीकांत, वेरी गुड। कहाँ है तुम्हारा मच्छर? लाया हूं सर, सारे मच्छर इसी में, ये देखिए। सर उन्होंने फायर बढ़ा दी है और आप लोग मच्छर की बातें कर रहे हो। पहले इन मच्छरों को खत्म कर लेते हैं। श्रीकांत जी, रिलैक्स राघव, रिलैक्स। हाँ तो कैप्टन श्रीकांत, पहला मच्छर भेजो। लो सर, ये क्या मच्छर? राघव जी, ये आपकी एआई का ही कमाल है। लो सर, इमेज आनी शुरू हो गई। ओहो, ये आपका मच्छर छोटा सा ड्रोन एआई पर आधारित है। वाह सर, और ये ब्रीफ केस में स्क्रीन पर सब आ रहा है। और ये रहे आतंकवादी। हाँ, ये नीचे देखो सर, 3 होस्टेज हैं। टीम रेडी फॉर एक्शन। लोकेशन समझ लो। मेजर विपिन, आप यहाँ से, हाँ अपनी टीम के साथ जी, और मैं सामने से। श्रीकांत जी, तुम और राघव होस्टेज को सुरक्षित निकालोगे। ठीक है जी। हम कवरिंग फायर देंगे। जैसे ही होस्टेज बाहर आएंगे हम फाइनल अटैक करेंगे। क्लियर? यस सर। चलो लोग, बाहर चलो। अरे पीछे हट जाइए आप लोग। सर, श्रीकांत सर को गोली लग गई। कोई लेके जाओ उनको। कोई लेके जाइए श्रीकांत सर। चलो आप लोग बाहर चलिए। राघव, कहाँ हो राघव तुम?
श्रीकांत सर, एक बात कहूं? हाँ कहो राघव। सर, ये ऑपरेशन भी कामयाब रहा हमेशा की तरह। आपकी एआई भी हमारे काम आई हमेशा की तरह, और आप फिर घायल हो गए हमेशा की तरह। और क्या राघव जी, सब परफेक्ट। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। लो कैप्टन श्रीकांत, आपके लिए फूल, और आपकी वजह से फिर मेजर राम को अस्पताल आने का मौका मिला। राम सर, आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कैप्टन श्रीकांत, मैं क्या, अब तो पूरी यूनिट कह रही है कि अगर कैप्टन श्रीकांत को इंजरी नहीं हुई तो मिशन खतरे में आ सकता है। हाँ भाई, और सभी कह रहे हैं कि कैप्टन श्रीकांत के मच्छर तो काम के हैं ही, पर उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण उनकी इंटेलिजेंस से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ सर, आपने एआई की अच्छी बात छेड़ी। मैं तो पूछना चाह रहा था कि श्रीकांत जी, कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अब हमारे सभी ऑपरेशन में दिख ही रही है, पर क्या हमारे रोजाना के जीवन में भी एआई की कुछ भूमिका है? ओहो, तुम दोनों का एआई पर डिस्कशन खत्म ही नहीं हुआ सर। मैंने सोचा था कि दिल्ली के आर्मी अस्पताल में सब निपट गया होगा, पर अब कश्मीर के अस्पताल में भी यही चर्चा जारी रहेगी। अब तो चलो, पहला सवाल मेरा। आपका सवाल पूछिए सर। तो कैप्टन श्रीकांत, ये इन मच्छरों में एआई की क्या भूमिका है? वाह मेजर राम, मैं भी बस यही पूछने वाला था। इन ड्रोन्स में एक कैमरा ही तो होता है, फिर इसमें एआई की क्या जरूरत? अरे नहीं नहीं, इन मिनिएचर ड्रोन्स में सिर्फ कैमरा ही नहीं, बल्कि व्यक्ति को पहचानने की क्षमता भी होती है। जैसे कौन हमला करने वाला है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन, और कौन आतंकवादी है और कौन आम नागरिक है। ये तक पहचान हो सकती है एआई से? हाँ भाई, अगर पुराना रिकॉर्ड हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहचान हो सकती है, पर अगर कोई रिकॉर्ड ना भी हो तो भी ये एआई व्यक्ति के आक्रामक रवैये से भी उसे पहचानने में सक्षम है, और इसी से हमलावर या आतंकी की पहचान कर लेती है। पर कैसे? राम सर, इसी के लिए तो डाटा जमा किया जाता है। ये डाटा लाखों करोड़ों लोगों का होता है, जिसमें उनकी भाव भंगिमा, हाव भाव आदि का डाटा होता है। बस हमारा मच्छर इसी से सब पता करता चलता है, और हाँ, हमें चुपचाप आतंकियों की लोकेशन भी दे देता है। अच्छा अच्छा अच्छा। श्रीकांत, मैंने सुना है कि हम रास्ता ढूंढने के लिए जो ऐप या सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं वो सारा एआई पर आधारित है। बिल्कुल सही कहा आपने मेजर राम। अब देखिए, आप कहीं जा रहे हैं तो रास्ता जानने के लिए ऐप का उपयोग करते हैं, और आपको रास्ता बताने वाला ऐप पहले तो आपसे ये पता करता है कि आप जा कैसे रहे हैं, पैदल, मेट्रो से, बस से, मोटरसाइकिल से या कार से। हाँ, ये तो बताना होता है, और मैडम भी कुछ ना कुछ पूछती रहती हैं। अरे राघव जी, आप ये भी चयन कर सकते हैं कि आपको मैडम या सर की आवाज सुननी है, जो आपको पसंद हो। हाँ, अब तो ये सुविधा भी है। तो मैं कह रहा था कि आप कैसे यात्रा कर रहे हैं, इससे वो ऐप आपके लिए सबसे छोटा रास्ता ढूंढकर बताता है। और इसके लिए क्या ये ऑफिस का टाइम है, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है, क्या कोई वीआईपी का मूवमेंट है, या कोई मेला लगा है, इस तरह के कई डाटा वो आपको दिखाता है, समझाता है, और एक उपयुक्त निकालकर उसे सबसे जल्दी अपने गंतव्य पर पहुंचने में मदद करता है। अरे श्रीकांत जी, एक बार तो मैडम ने मुझे रॉन्ग साइड से छोटा रास्ता बता दिया था, और वहां खड़े थे ट्रैफिक पुलिस वाले। अच्छा। मैडम ने चालान कटवा दिया था। राघव जी, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कृत्रिम, पर आपकी अकल तो असली है। अरे उसका उपयोग भी कर लो, फिर कहोगे कि एआई भरोसे लायक नहीं है। वैसे सर, आपने सही कहा। असल में जो डाटा हम दे रहे हैं उसी के अनुसार एआई का दिमाग तैयार होता है। राइट। अब कई वाहन चालकों ने, खास तौर से टैक्सी वालों ने ही ये शॉर्टकट ढूंढा था और उपयोग किया। अब जब चालान कटने शुरू हुए तो सब सही रास्तों पर चलने लगे। और ऐप ने भी सही रास्ते बताने शुरू कर दिए। वैसे ये सॉफ्टवेयर हमेशा गलत साइट से जाने को मना ही करता है। अच्छा श्रीकांत जी, ये एआई आधारित सॉफ्टवेयर जब राइड शेयर यानी 2 या 3 अलग अलग लोग मिलकर एक ही टैक्सी में जा सकते हैं, इसमें सभी ग्राहक एक ही दिशा में जा रहे हैं, इनका चयन भी ये एआई ही करती है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जिन लोगों को एक दिशा में यानी आसपास के इलाकों में जाना होता है, तो राइड शेयर उन्हीं ग्राहकों का चयन करती है, जिससे समय, ईंधन दोनों बचता है। अच्छा। श्रीकांत, ये जो हवाई जहाज ऑटो पायलट पर उड़ते हैं, वो भी एआई के द्वारा ही होता है? जी हाँ सर। और हवाई जहाज क्या, आप तो जो बिना ड्राइवर के गाड़ियां चल रही हैं, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट रेड लाइट्स,
स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे जहां ट्रैफिक अधिक है वहां पहुंचने से पहले अन्य गाड़ियों को दूसरे रास्ते पर भेजना, या जिन रास्तों पर ट्रैफिक ज्यादा जा रहा है वहां रेड लाइट को लंबे समय तक हरा रखकर अधिक से अधिक वाहनों को निकालना। अच्छा श्रीकांत जी, फिर ये फोन, ईमेल आदि में भी ये एआई कुछ ना कुछ कर ही रही होगी। जी राघव जी, बिल्कुल। अच्छा, हमारे ईमेल में जो स्पैम आते हैं ना जी, उन्हें भी अलग करने का कार्य एआई द्वारा ही होता है। अच्छा। यार श्रीकांत, पिछली बार तो तुम्हारे अस्पताल में सिस्टर ने कॉफी भिजवाई थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं, बोलना पड़ेगा क्या? नहीं सर, आपको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। ये रही आपकी कॉफी और बिस्किट्स। और सर, अब थोड़ा कैप्टन श्रीकांत को आराम भी करने दीजिए, अभी उन्हें आराम की आवश्यकता है। थैंक्स सिस्टर, बस कॉफी पीते ही हम लोग चले जाएंगे। जी थैंक्स सर। वाह सर, कॉफी तो आ गई, तो अब बातें भी जल्द खत्म करते हैं। तो मैं जल्दी से एक सवाल जो हमेशा पूछ ही लेता हूं। देखिए सर, ये एआई कभी पूरी मानवता पर ही हावी हो गई तो? हाँ, यह खतरा तो मुझे भी नजर आता है श्रीकांत। राघव जी ने ठीक कहा कि हर क्षेत्र जैसे परिवहन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सेवा क्षेत्र, मानव संसाधन और अब तो सुना है कि अध्यात्म के क्षेत्र में भी एआई की घुसपैठ सी हो गई है। अब एआई ही मानव को कंट्रोल करने लगे तो? अरे सर, कई लोग इस तरह की बातें करते हैं। चलिए आज थोड़ा आराम से इन बातों को समझते हैं। वैसे एक बात कहूं, ये आज की एआई एक मच्छर के दिमाग के बराबर भी इंटेलिजेंट नहीं है, तो मानव को कंट्रोल करना तो दूर की बात है। क्या बात करते हो श्रीकांत सर, आपका मच्छर तो बड़ों बड़ों के दिमाग से तेज है। अरे नहीं राघव जी, ऐसा लगता है पर ऐसा है नहीं। असल में हॉलीवुड की कई साइंस फिक्शन फिल्में जैसे टर्मिनेटर, आई, रोबोट आदि ने ऐसा वहम बना दिया है कि इतने इंटेलिजेंट रोबोट बस धरती पर आ ही गए हैं, पर ऐसा है नहीं। पर श्रीकांत, लगता तो ऐसा है कि एआई ने बहुत तरक्की कर ली है। हाँ, तरक्की तो कर ली है, पर अभी भी मानव के बराबर पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी है। असल में आजकल के जो रोबोट्स हैं ना, वैज्ञानिकों का कहना है कि उनकी अक्ल एक मच्छर के बराबर भी अभी नहीं हुई है। हैं? एक मच्छर के बराबर भी नहीं? वो कैसे? देखो, अब वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े रोबोट बनाए, पर एक कमरे में घुसने और वहां रखी वस्तुएं पहचानने के लिए एक रोबोट को अरबों खरबों कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, और उसमें भी कई बार गलती हो जाती है। तब वैज्ञानिकों ने सोचा सबसे सरल, बेहद सूक्ष्म और बहुत कम न्यूरॉन्स वाले मच्छर के दिमाग पर काम किया जाए, और उन्हें इंसेक्टाइड्स या बग बॉट्स तैयार किए। फिर भी ये कमरे में एक मच्छर की उड़ान के आगे कुछ नहीं थे, जबकि अरबों कैलकुलेशंस करने में सक्षम थे। अच्छा, पर सुना है अब तो रोबोट में कॉन्शियसनेस यानी चेतना जगाने की तैयारी है। अरे नहीं सर, कहां मानव का दिमाग और कहां रोबोट, या कहें कहां एआई। एआई पर काम करने वालों ने कॉन्शियसनेस यानी चेतना के 4 स्तर बताए हैं। अच्छा, पहला चेतना का स्तर है लेवल 0, दूसरा स्तर है लेवल 1, तीसरा स्तर है लेवल 2 और चौथा स्तर है लेवल 3। अब पहले स्तर यानी लेवल 0 में आते हैं वो जीवन रूप जो चल नहीं सकते, जैसे पौधे। फिर दूसरे स्तर यानी लेवल 1 में आते हैं कीट, सरीसृप आदि। तो ये रोबोट कौन से लेवल में आते हैं सर? पहले पूरा सुन लिया करो राघव जी। सॉरी सर, फिर खुद ही तय कर लीजिए। हाँ, तो चेतना का तीसरा स्तर लेवल 2, और इसमें आते हैं बंदर, शेर और बाकी अन्य प्राणी। और चौथा चेतना का स्तर है लेवल 3, और इसमें आते हैं हम यानी मानव। तो श्रीकांत, हम एआई पर आधारित रोबोट को किस लेवल की चेतना पर सक्षम बना पाए हैं? बस यही सवाल पूछा था मैंने सर। अब देखिए, क्योंकि रोबोट चलने फिरने लगे तो लेवल 0 से आगे निकल गए। वैज्ञानिकों ने रोबोट्स को चेतना के लेवल 1 में डाला है, यानी मच्छर के बराबर ही स्तर है। लेकिन यह भी गलत है, क्योंकि मच्छर चेतना के मामले में इन रोबोट से बहुत आगे हैं। अब खुद ही सोचिए, ये रोबोट्स ना तो छुपने के लिए जल्दी से कोई जगह ढूंढने में सक्षम है, ना अपने शिकार करने वालों को पहचान सकते हैं, और ना ही उनसे बच सकते हैं, और ना ही खाना ढूंढने या आवाज ढूंढने की उनमें स्वतंत्र क्षमता है। तो इनकी चेतना की किसी सुस्त कीड़े के बराबर होने की तुलना की जा सकती है, मच्छर जैसे एक्टिव कीट से तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अभी मानव से इतने पीछे हैं ये एआई आधारित रोबोट्स, आश्चर्य है। और क्या सर, लेकिन हाँ,
जितनी तेजी से कार्य हो रहा है ना, हो सकता है कि कुछ दशकों में ये लेवल 2 पर आ जाए। जब इनमें अन्यों के अनुसार दुनिया का मॉडल बनाने की क्षमता आ जाएगी और लेवल 3 यानी मानव के स्तर तक आना अभी बहुत दूर है। कह सकते हैं कि कई दशक लग जाएंगे। अभी तो मौजूदा एआई को अरबों खरबों डाटा भी पचाना है। और कब तक ये डाटा पचा लेगी एआई? अरे राघव जी, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लाखों साल पहले अपने 2 पैरों पर पहली बार चलने वाले हमारे पूर्वजों ने विकास करते हुए आज मंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। तो ज्ञान अर्जित करने का काम तो हर समय चल ही रहा है जी। और वैसे भी सभी एआई रोबोट्स तो मानव की मदद के लिए हैं, हमारे जीवन को सुरक्षित आरामदायक बनाने के लिए हैं। अब देखिए श्रीकांत सर, जिंदगी आरामदायक तो आज भी है, लेकिन कुछ के लिए यही बोझ भी है। विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली। ये कहकर ईमेल आया कि चिट्ठी पहुंचने में देर लगती है, तार में भी देर लग जाती है, जबकि काम बहुत अर्जेंट होता है। तो तुरंत संदेश भेजो और पाओ, सारी टेंशन खत्म। हाँ वो तो है, फिर इसमें क्या बुरा है? अरे राम सर, पहले कुछ दिनों में बॉस को मैसेज पहुंचता था, फिर कुछ दिनों में जवाब आता था, तब तक चैन की सांस। अब तो मैसेज भेजा और तुरंत जवाब। और अगर मोबाइल मैसेजिंग में कुछ भेजा तो ये चिंता कि दोनों टिक नीले हुए कि नहीं। हो गए तो अभी तक जवाब क्यों नहीं आया। मैं तो कहता हूं कि ये टेक्नोलॉजी ही बीपी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। वैसे राघव जी, आप कह तो ठीक रहे हैं, और अब हमें सिस्टर के मैसेज का ख्याल रखना चाहिए। तो कैप्टन श्रीकांत, एआई के महत्व को मैं भी मानता हूँ, फिर आऊंगा। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, नया मिशन इंतजार में है। अब कहाँ जाना है सर? अरे समय आने पर सब पता चल जाएगा राघव जी। तो श्रीकांत आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ। और हाँ, एआई पर अभी तुमसे और बात करनी है। चलिए राघव जी। जी सर। सर मुझे मिशन का इंतजार रहेगा और एआई पर बातचीत के लिए समय तो अगले मिशन के बाद ही मिल पाएगा। ऐसा क्यों कैप्टन श्रीकांत? क्योंकि सर नया मिशन होगा, एआई का कुछ नया उपयोग होगा और फिर मैं भी तो कुछ नया घायल होऊंगा। आने वाला कल। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की तीसरी कड़ी सुन रहे थे। आलेख डॉक्टर अनुराग शर्मा, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी, निर्देशन काजल सूरी, प्रस्तुति सहायक सरबजीत सिंह। भाग लेने वाले कलाकार थे दिनेश वर्मा, राजीव शर्मा, हिम्मत सिंह नेगी और उर्मिला चंदोलिया। साथियों अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मिनिएचर ड्रोन्स क्या होते हैं और इनका क्या क्या उपयोग हो सकता है। प्रश्न एक बार फिर, मिनिएचर ड्रोन्स क्या होते हैं और इनका क्या क्या उपयोग हो सकता है। और दूसरा प्रश्न है, हमारा स्मार्टफोन एआई का क्या और कैसे उपयोग करता है। हमारा स्मार्टफोन एआई का क्या और कैसे उपयोग करता है। हमारा पता नोट कर लें। विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और यदि उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और पता जरूर लिखिएगा। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।